1 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वोटर लिस्ट जारी करती है। उसके 7 दिन बाद 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी प्रेस मीट होल्ड करते हैं, जहां वो मल्टीपल एप्रीहेंशंस एंड प्रूफ्स देते हैं कथित वोट चोरी को साबित करने के लिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में कुछ नाजायज संबंध है। ये SIR जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है, जिसका नतीजा 2024 के पोल्स में हुए मैसिव इलेक्टोरल फ्रॉड्स हैं, जिसको लेकर उनके अलावा कई और लोगों को भी सस्पिशन महसूस हुआ था। जनरल पब्लिक को सस्पिशन थी, हमें भी सस्पिशन। जैसे कि बीजेपी अनएक्सपेक्टेडली ह्यूज मार्जिन से जीत रही थी चुनाव। एक ऐसा सवाल जो उन्हें खुद से भी पूछना चाहिए। उनका कहना था कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स में जो डेटा है उसमें और फाइनल रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। अभी तो बहुत पहले से ही समझ आ गया था कि हमारे देश का जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल है उस पर हम उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना चुनाव के समय नीतीश कुमार पर। राजनीति के पलटू राम का टैग नीतीश कुमार को क्यों मिला है? या फिर मोदी जी के 15 लाख मिलने वाले वादे, या फिर 2022 तक हर किसी को घर मिलने वाले वादे पर हम यकीन कर सकते हैं। 1980 के दौर में मीडिया सर्वेश की शुरुआत होती है, जो कि 1990 तक घर घर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंचने की वजह से आम जनता के बीच पॉपुलर होने लग गया। लगे हाथ 1998 और 99 के जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स को मीडिया सर्वेज ने ऑलमोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया, जिसकी वजह से न सिर्फ इस पर लोगों का भरोसा बढ़ा, बल्कि इन सर्वेज ने लोगों का ओपिनियन भी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि स्टॉक मार्केट्स तक में दिखाई देने लग गया था। ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग तो था लोगों के लिए, पर इसकी कमियां तभी से नजर आने लग गई थी। 1999 का जो सर्वे था उसने एनडीए के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया। फिर 2004 के जनरल इलेक्शन में यूपीए अलायंस की हवा वो महसूस नहीं कर पाए। फिर 2009 में यूपीए की हवा इनको ज्यादा लग गई। सिमिलरली 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी लेड एनडीए की 283 सीट्स जीतने का अनुमान लगाया गया पोल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन सिर्फ बीजेपी ने 282 सीट्स जीत ली और टोटल एनडीए ने 336 सीट्स जीती। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में पोल्स ने कहा कि एनडीए 306 सीट्स जीत जाएगी, जबकि सिर्फ बीजेपी ने 303 सीटें जीत ली और एनडीए को मिला के 353 सीट्स। और ऐसा ही कुछ हाल 2024 के लोकसभा इलेक्शन का भी था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये 100% मैं आपको, आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख के आपको सबको दे दूंगा। एग्जिट पोल्स ने एनडीए की मैसिव विन की तरफ इशारा किया। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में एनडीए ने सिर्फ 293 सीटें जीती और बीजेपी ने 240। अब ये गलतियां क्यों हो रही है, ऐसा डेटा मिसमैच क्यों है? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। सैम्पलिंग बायस हो गया, मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हो गए, ट्रेनिंग डेफिशिएंसीज हो गई, सोशियो कल्चरल कॉम्प्लेक्स। कुल मिलाकर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर हाँ, इस बात से हम पूरी तरीके से एग्री कर सकते हैं कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था एक माहौल क्रिएट करने में, एक इल्यूजन क्रिएट करने में हमारे आसपास। माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते, लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। नेशनल मीडिया ने कई मौकों पर जो चटाई की है, For one thing, it's difficult to confront him to his face because he hasn't held a single press conference in India in the last 10 years. And the interviews that he's granted have been the exact opposite of hard-hitting. आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? Do you carry a purse on you? A wallet to hold your cash? Gen Z generation आपसे पूछा। Do you have a best friend? Best friend forever? With whom you share matters of the heart? ये एज में At this age, how do you bring so much energy? हमारे प्रधानमंत्री। Does our prime minister eat mangoes? Does he cut it first or eat it with the stone still in? इलेक्शन का कोरियोग्राफ्ड शेड्यूल होने का रीजन तो बड़ा सिंपल सा है और अंडरस्टैंडेबल भी है। जब कागज के वोट पड़ते थे हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो। जैसे कि छत्तीसगढ़ में रिसेंट जनरल इलेक्शन 3 फेजेस में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें से जो पहला फेज था उसमें सिर्फ बस्तर द मास्टर ब्लास्टर को कवर किया गया, एंड देन छत्तीसगढ़ के सेंट्रल पार्ट को, एंड देन नॉर्दर्न पार्ट को कवर किया गया। अब इतने सारे लोगों को एक साथ वोट डलवाना, खासकर तब जब कुछ इलाके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, वहाँ आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस देनी पड़ती है। All those things in mind, 60,000 security personnel have been deployed in the entire region. पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी इलाकों में सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। इसके अलावा लॉजिस्टिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से चुनाव को फेजेस में ऑर्गेनाइज किया जाना सही है। फेज्ड इलेक्शन सिस्टम ने न ही सिर्फ इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को बढ़ाया है, बल्कि वायलेंस भी बहुत ज्यादा कम हुआ है इसकी वजह से। खास करके बिहार जैसे इलाकों में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है कैजुअलिटी और इरेगुलरिटीज में, और इसकी वजह से जो ओवरऑल वोटर पार्टिसिपेशन है वो भी इंप्रूव हुआ है। और फोटो दैट इज सो स्मॉल दैट
That's an original voter list. अब ये जो पर्टिकुलर बकचोदी है, ये नतीजा है काम चोरी और मिसमैनेजमेंट का, क्योंकि वोटर लिस्ट बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है वो BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स की होती है, जो कि जनरली उस इलाके के टीचर्स या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं। इनका काम घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना होता है। तो ये जो फोटो कलेक्शन हो गया एपिक कार्ड के लिए, या फिर फादर या हस्बैंड का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब चीज बटोरने की जिम्मेदारी, साथ ही नए वोटर्स को जोड़ने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इन्हें डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशंस को वेरीफाई करना होता है, कोई माइग्रेट तो नहीं किया है, कोई ट्रांसफर केस तो नहीं है, कोई जीवित वाला मृत तो नहीं है। सो ग्रास रूट लेवल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है वो इन BLOs की होती है। फिर ये जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं इसे ऑनलाइन ECI के पोर्टल में अपलोड किया जाना होता है, जो कि जनरली लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस या तहसील ऑफिस से किया जाता है, जिसकी वजह से जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है या टेम्परेरी वोटर लिस्ट है वो बनती है, जिस पर मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड करेक्शंस चलते रहते हैं। इसीलिए इस लिस्ट को पब्लिकली अवेलेबल किया जाता है ताकि हर कोई इसे चेक कर सके और अपनी तरफ से जो भी उसको ऑब्जेक्शंस हैं वो सबमिट कर सके। हालांकि BLOs के पास वोटर की डिजिटल इन्फॉर्मेशन का भी एक्सेस होता है, पर हमारे यहाँ डिजिटल उतना डिजिटल होता नहीं है। डिजिटल इंडिया, क्योंकि अधिकांश BLOs को ट्रेनिंग ही नहीं मिल पाती ढंग से इन सब चीजों की। अब यहाँ पास क्या क्या एनॉमलीज हो सकती हैं? पहला तो हर कोई इस वोटर लिस्ट के बारे में जानकार नहीं होता। दूसरा, जो BLOs होते हैं वो भी मजबूर होते हैं रैंडम डेटा भरने के लिए, क्योंकि हर किसी को अपने घर का नंबर नहीं पता या फिर उन्हें अलॉट नहीं किया गया रहता है। बहुत से लोगों को अपने पेरेंट्स या गार्जियंस के नाम नहीं पता होते हैं, और क्योंकि ये सारे फील्ड्स मैंडेटरी होते हैं तो इन ऑफिशियल्स के लिए रैंडम डेटा भरना एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वोटर तो एग्जिस्ट करता है ना। जैसे मालेगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा देखने को मिला कि अब्दुल करीम भाई साहब का फोटो BLOs को नहीं मिल पाया होगा। अब क्योंकि फोटो तो इंपॉर्टेंट होता है ना अपलोड करना, तो थैनोस की फोटो अपलोड कर दी टोपी के साथ। अभी जो ऑफिशियल वोटर लिस्ट बन जाती है एट द एंड, वही सबको अवेलेबल कराई जाती है, चाहे वो बूथ लेवल एजेंट हो जाए या फिर बूथ के अंदर जो बैठे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, और इसी के आधार पर वोटर्स आते हैं, वोट देते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑन कैमरा होता है, और अगर उस वोटर को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और वो वोट देने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसके लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर अमिट स्याही लगाई जाती है, जो कि मिटती नहीं, तभी तो उसका नाम अमिट स्याही है। जाहिर सी बात है ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि कोई इंसान 2 बार वोट ना डाल सके। अगर आप इस पूरे सिस्टम को एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है कि आप किसी भी तरह की फ्रॉडगिरी यहाँ पर कर सको, क्योंकि मल्टीपल लोगों की नौकरी लगी रहती है दांव पे, तो हर कोई इसको बड़ी सीरियसली लेता है। पर हमारे देश में इम्पॉसिबल वर्ड की उतनी इज्जत है नहीं। उत्तर प्रदेश के मालकीपुर में एक चाचा बड़ी प्राउडली कह रहे थे कि मैं 6 बार वोट देके आया बेटा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। ऐसे कुछ यूपी के फर्रुखाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ग्राम प्रधान के साहबजादे ने लगभग 8 बार वोट कास्ट किया अपने फेवरेट बीजेपी कैंडिडेट मुकेश राजपूत जी को। भाई साहब को खैरात में सब कुछ मिला, दिमाग को छोड़ के। ये है नंबर 2। सिमिलरली गुजरात के दौड़ में बीजेपी लीडर के साहबजादे ने पोलिंग स्टेशन ही कैप्चर कर लिया और फेक वोट्स डाले, और इस पूरे प्रोसेस को लाइव स्ट्रीम भी किया। क्या बात है, कपूत पैदा कर दिए हैं। महाराष्ट्र में तो एक भाई साहब इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट आ गए थे सिस्टम से कि उन्होंने EVM ही फोड़ दिया। वोटर तो वोटर, रिटर्निंग ऑफिसर भी हमारे यहाँ ताबड़तोड़ है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में टप्पा टप बैलेट पे बैलेट टपका रहे थे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जी। अब यहाँ से 2 बातें क्लियर है, ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं इन सभी में इमीडिएट एक्शन लिया गया, और दूसरा क्योंकि ये रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं तो भगवान ही जाने एक्चुअल कितने हो रहे होंगे, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये उतने सिग्निफिकेंट रहे होंगे जितना राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं। मतलब जो उनका क्लेम है कि वोट चोरी हुआ है और बीजेपी ने किया है, ये स्टिल उतना सॉलिड नहीं लग रहा। अगर बीजेपी एक्सप्लिसिटली वोट चोरी कर ही रही है तो 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी अब की बार 400 पार वाली लहर की पोंगी क्यों बजने देती? चलो मान लेते हैं कि ये होता तो और डाउट क्रिएट हो जाता, पर पिछले सत्र से इतना सिग्निफिकेंट कम सीट क्यों ही पाती, और इतना प्रपंच करने के बावजूद अयोध्या क्यों हार जाते? मैं अगले 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूँ कि वो अयोध्या हार गए। शायद उनको इतना भरोसा था अयोध्या पे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मे बी। बट राहुल गांधी के क्लेम्स के बाद उनको झूठा साबित करने के लिए बीजेपी की तरफ से लाइव स्ट्रीम करते हैं 13 अगस्त को अनुराग ठाकुर। फिर उन्होंने कहा EVM बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे, कहा EVMs को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम कंक्रीट सॉलिड प्रूफ देते हैं कि वायनाड और रायबरेली जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी एज मैनिपुलेशन, मास एडिशन, डुप्लीकेट वोटर्स और बोगस वोटर्स पाए गए हैं। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं। बहुत बढ़िया। अब अभी तक देश की 2 नेशनल पार्टीज ने ये तो पूरी तरीके से कॉन्क्रीट प्रूफ दे दिया कि वोट चोरी हुई है। अब इसका जवाब देने के लिए ECI का आना बाकी था। तो 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे ECI प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जहां उन्होंने स्टार्टिंग में बिहार में उनके द्वारा किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो उम्दा कार्य इन लोगों ने किया है उसका इन्होंने बखान किया।
जिस उम्दा कार्य का नतीजा था 1 अगस्त को रिलीज किया गया वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट, जिसमें सिर्फ उन 7.24 करोड़ इलेक्टर्स का नाम था जिन्होंने एनुमरेशन फॉर्म भरा, जबकि एसआईआर से पहले यह नंबर 7.89 करोड़ का था जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में पार्ट लिया है। उनमें से 65 लाख वोटर्स को इन्होंने गायब कर दिया। कई सारे एलिगेशंस लगे इनके ऊपर कि ये रिलीजन बायस हो रहे हैं, ये कास्ट बायस हो रहे हैं, जबकि जो रीजन इन्होंने दिया उसके हिसाब से अधिकांश वोटर या तो डेड है, या फिर वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, या फिर वो माइग्रेट कर चुके हैं, या फिर उनको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता। इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से 22 लाख वोटर्स डेड हैं, जिनमें से एक वोटर सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को यह तो समझ आ गया कि कितना बेहतरीन काम इन लोगों ने किया है। 1 अगस्त को रिलीज की गई वोटर लिस्ट सर्चेबल टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ फॉर्मेट में थी, 1 MB की कंपैरेटिवली हायर क्वालिटी। उसके बाद जब मल्टीपल कंप्लेंट्स इनको आने लग गए तो 6 अगस्त को इन्होंने 7 MB की लोअर क्वालिटी OCR PDF अपलोड कर दिया, जो कि अभी तक वैसा ही है। एपिक नंबर से भी आप डिटेल सर्च नहीं कर सकते। तो 14 अगस्त को मैटर में इंटरफेरेंस दिखाते हुए ECI को सर्चेबल लिस्ट जारी करने का ऑर्डर सुनाया गया 2018 के कमलनाथ केस को ध्यान में रखते हुए, और साथ में वो कारण भी बताने को बोला गया जिस वजह से लोगों का नाम उस सूची से हटाया गया था। इसके अलावा हर ब्लॉक लेवल ऑफिस और पंचायतों के बाहर चिपकाना है, जनहित में जारी करना है कि इतने लोगों का नाम गायब किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि अगर पूनम देवी का नाम सूची से गायब हुआ है तो पूनम देवी को इसका पता होना चाहिए कारण सहित। जहां तक बात रही बिहार में हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, तो वो तो औसम जा रहा है, बिल्कुल औसम। वहाँ लोगों में इतना ज्यादा कोऑपरेशन है कि BLOs के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष साथ में बैठे हैं हाथ बटाने के लिए। ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, BLO कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का BLO कैसे हम पूछे कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई हैं? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, BLO काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? किसी के पास नहीं जा रहे घर पे, सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। कई रिपोर्ट्स एंड जर्नलिस्ट का कहना है कि ये जो हो रहा है ये वैसे नहीं हो रहा है जैसे इसे होना चाहिए था। And I say with all seriousness, Karan, and I'm happy to be held accountable for this. No less than 1/4 of the forms that have filled in Bihar are fake. In that, people have not filled it. No one gave them forms. They did not fill it. No one received it from them. All this was paperwork done by BLOs sitting at their home. ECI से पिछले चुनाव के CCTV फुटेजेस मांगे गए तो वो कहते हैं, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ऐसे कैसे माताओं बहनों को आप रिकॉर्ड कर रहे थे कि उसे दिखा नहीं सकते? लिंक भेजो। हर कोई रामदेव बाबा जैसे तो होगा नहीं, तो देख के ही लग रहा है कि बैड टच कर रहे हैं EVM को। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि CCTV दिखाओगे सबूत दिखाएंगे, एक आप कह रहे हो कि सबूत दिखाओगे CCTV दिखाएंगे। अबे कोई तो सबूत दिखाओ। वोटर चूतियों की तरह मुंह लटका खड़ा है उधर। राहुल गांधी का तो चलता है, वो हल्ला नहीं करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। चुनाइए योग जवाब नहीं दे। आप तो ECI हो भैया देश के, आपकी ईमान पे दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लोक नीति सर्वे में 2019 के बाद से लोगों का भरोसा आपके ऊपर कम ही होता जा रहा है। ऐसे में आप चुनावी भाषण में दौर जापानी तेल मत बेचो बीच में। चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। कमिश्नर साहब के हिसाब से जो सेम एपिक नंबर वाला प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गया है। तो एपिक एक व्यक्ति अनेक की समस्या तो चुनाव आयोग ने पहले सुलझा ली, पर जो एक ही आदमी के नाम से मल्टीपल एपिक नंबर बने हैं उसका क्या? PIC में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप PIC से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर ले। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 75 साल हो गए डेमोक्रेटिक इंडिया को, आज तक ECI के पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो डुप्लीकेट वोटर्स को आइडेंटिफाई कर सके। अगर आपको अंदाजा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है। टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए ये गलत होगा, और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। 1000 पीयूष हो रहे हैं तो हजारों के 1000 पीयूष की उम्र सेम हो जाएगी, एड्रेस सेम हो जाएंगे, माता पिता सेम हो जाएंगे, और सभी के सबके फोटो भी सेम हो जाते हैं। अगर इतना इजीली कोई भी एपिक नंबर जनरेट करा सकता है तो क्यों बोलते हैं उसको आइडेंटिटी कार्ड? ये मेरा क्या पहचान बताएगा जो खुद ही पहचान में नहीं आ रहा है?
इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट लोग आए थे और बहुत अच्छे सवाल पूछे। उससे भी बेहतरीन तरीके से कमिश्नर साहब ने उन बातों को इग्नोर किया है। क्या तरीके से इग्नोर किया है भाई इस आदमी को चुनाव लड़वाओ यार, पूरे नेता वाले गुण है इसके में। जिसमें से एक आर्गुमेंट था जिसमें कमिश्नर साहब बार बार राहुल गांधी को एफिडेविट भरने के लिए कह रहे थे, जबकि 2022 स्टेट इलेक्शन में वोटर डिलीशन के संबंध में अखिलेश यादव ने कंप्लेन किया, जिसको लेकर ECI ने इनको नोटिस भेजा और फिर एफिडेविट सहित 18,000 कंप्लेन इन्होंने सबमिट किए। जिस एफिडेविट की कॉपी ये पार्लियामेंट के बाहर भी बांट रहे थे, उसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। सिमिलरली BJD स्पोक्स पर्सन ने भी एक कंप्लेन किया मतदाता गड़बड़ी पर सवाल पूछते हुए, जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसा ही एक सवाल था महाराष्ट्र इलेक्शन पर हुए डिस्क्रिपेंसीज को लेकर, उनका जवाब उतना संतोषजनक नहीं था। अब यही महाराष्ट्र इलेक्शन वाला मैटर स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम के एक सिविक एक्शन ग्रुप, जिसको लीड किया गया अलग अलग एक्सपर्ट्स जैसे कि MG देवश्याम जो रिटायर्ड IAS हैं, कोऑर्डिनेटर ऑफ सिटीजंस कमीशन ऑन इलेक्शन प्रोफेसर प्यारेलाल गर्ग जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं, माधव देशपांडे स्पेशलिस्ट इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड आर्किटेक्चर एंड प्रोफेसर हरीश कार्निक फॉर्मर प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस IIT कानपुर से। 16 तारीख को इनकी रिपोर्ट आती है डिसफंक्शनल ECI एंड वेपनाइजेशन ऑफ इंडियाज इलेक्शन सिस्टम, जिसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर महाराष्ट्र के 288 असेंबली सीट्स का एनालिसिस किया और नवंबर 2024 में हुए चुनाव के सीरियस एनॉमलीज को उजागर किया। टाइटल में जो वेपनाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में वोटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए 4 कंपोनेंट्स, माइक्रोचिप जो वोट्स को रिकॉर्ड करता है, वीवीपैट्स, सिंबल लोडिंग यूनिट और इलेक्टोरल रोल्स के वल्नरेबिलिटी के लिए किया गया है। एज पर BFD 2017 से ये जो सिस्टम है इंटरनेट से लिंक हो चुका है। इसका मतलब मैनिपुलेशंस किए जा सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से ECI इलेक्टोरल रोल्स को मैनेज कर रही है, उससे बड़े पैमाने पर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट यानी कि वोटर्स के अधिकार का हनन हो रहा है, जो कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खुशी की बात है। नवंबर 2024 के पोल्स में महाराष्ट्र में सडन सर्जेस देखने को मिले वोट्स के नंबर में, वो भी आधी रात को। 5 बजे शाम को जो वोटर टर्नआउट 58.22% था, वो रात के 12 बजे 66.05% हो गया, 7.83% यानी कि लगभग 48 लाख वोटर्स एक्स्ट्रा। ये चमत्कार पहले भी होते थे, पर इतना अद्भुत पहली बार। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई सारी सीट्स बहुत थोड़े से मार्जिन से जीते गए। 25 सीट्स को 3,000 से भी कम वोट से जीता गया, जबकि 69 सीट्स को 10,000 से भी कम वोटों से जीता गया। ये छोटी सी अनोमली राजा को माली बना सकती थी, मतलब सरकारें बदल सकती थी। मई 2024 के लोकसभा चुनाव में और नवंबर 2024 के असेंबली पोल्स में कैलेंडर के हिसाब से 6 महीने का फासला था, जबकि इलेक्टोरल रोल्स में फासला 46 लाख वोटर्स का था, जो कि सिर्फ 12,000 पोलिंग बूथ्स और 85 कंस्टिट्यूएंसीज में सीमित थे। और ये वही एरिया है जहां मुख्य रूप से बीजेपी ने चुनाव हारा था पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। कुछ बूथ्स में तो शाम के 5 बजे के बाद 600 वोटर्स बढ़ गए, यानी कि लगभग 10 घंटों की एक्स्ट्रा पोलिंग, जो कि रियलिटी में हो ही नहीं सकता। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी चमत्कार देखने को मिला। 30 अगस्त 2024 को ECI रिपोर्ट करता है 9.64 करोड़ वोटर्स। सेम तारीख में CEO ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्ट करते हैं 9.53 करोड़ वोटर्स। कुछ ही हफ्तों में 15 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बीच अचानक से 16 लाख वोटर्स बढ़ गए। ये तो कुछ नहीं है। एज पर द रिपोर्ट्स 2019 और 2024 में जो डेटा मिसमैच हुआ है वो तो 2019 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में वोटर रोल्स में लोकसभा इलेक्शन के बाद 11.6 लाख वोटर्स ऐड हुए और 8.64 लाख वोट्स बढ़े। 2024 में वोटर रोल्स बढ़ा 40 लाख से और वोट्स बढ़े 71 लाख से। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2019 से 2024 असेंबली इलेक्शन में वोटर रोल्स 71.8 लाख से बढ़े और वोट्स 96.7 लाख से बढ़ गए। कैसे? मई 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जो एवरेज वोट्स पड़े पर सीट वो थे 88,713, पर असेंबली सेगमेंट में जो एवरेज वोट पड़े वो थे 1,16,064 सिर्फ 6 महीनों में। मतलब 28,000 वोट्स पर सीट बढ़ गए, पर लोग उतने ही हैं क्योंकि डेमोग्राफिक ग्रोथ तो उतना हुआ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कामठी में कांग्रेस के जो वोट्स थे वो 1.35 लाख ही रहे, लेकिन बीजेपी के 56,000 वोट्स बढ़ गए। 56 इंच का सीना है भाई साहब। करड़ साउथ इलाके में ये जो नंबर है वो 41,000 से बढ़ गया। सिर्फ 6 महीनों में वो बदलाव हो गया जो बीते 5 सालों में नहीं हुआ। नांदेड़ इलाका में कांग्रेस पार्लियामेंट्री सीट जीत गई, लेकिन असेंबली इलेक्शन हार गई। कुछ इलाकों में ECI के 4% वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स पार हो गए, जिसके तहत एक असेंबली सीट के रैंडम 5 पोलिंग स्टेशंस के वीवीपैट स्लिप्स को मैनुअली काउंट किया जाता है और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक वोट से मैच किया जाता है, जिसका स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस लेवल एज पर ECI 99.99% है। यानी कि कोई भी डेटा मिसमैच हुआ तो तुरंत पकड़ा जाएगा, और वो पकड़ा गया। कुछ पोलिंग स्टेशंस के पास राउटर्स पाए गए। कहीं कहीं काउंटिंग के दौरान मल्टीपल पावर कट्स हुए, कहीं EVM लेट पहुंचा स्ट्रॉन्ग रूम में, तो कहीं CCTV सर्विलेंस नहीं हुआ, तो कहीं कहीं अनएक्सप्लेन्ड EVM बैटरी रीडिंग दिखी गई, कहीं कहीं फॉर्म 17C का डेटा मैच नहीं हो रहा है। और इन सब के बीच बीजेपी एफिलिएट मेंबर अपॉइंट किया गया है EVM बनाने वाली कंपनी के बोर्ड में।
क्यों? 9 दिसंबर 2024 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ECI को ऑर्डर करता है CCTV फुटेज और फॉर्म 17 पिटिशनर को अवेलेबल कराने के लिए। 17 दिसंबर 2024 में ECI ने रूल नंबर 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को अमेंड करके CCTV और फॉर्म 17C के एक्सेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को सजेस्ट करते हैं। 19 तारीख को लेटर मिनिस्ट्री पहुंच जाता है, 20 तारीख को मीटिंग बैठाई जाती है और शाम को लगभग 10:30 बजे तक अमेंडमेंट भी हो जाता है। मई 2025 में CCTV फुटेज के रिटेंशन पीरियड को 1 साल से घटाकर 45 दिन कर दिया गया। इसका मतलब कोई भी लीगल चैलेंज हो उससे पहले ही 100% पोलिंग स्टेशन के वेबकास्टिंग के बावजूद न फुटेज अवेलेबल कराया गया, न वीवीपैट के स्लिप्स अवेलेबल कराई गई ताकि पब्लिक वेरिफिकेशन ना किया जा सके। महाराष्ट्र में चुनाव के समय 100 से ज्यादा हेट स्पीच के कंप्लेंट्स फाइल किए गए। बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, पर ECI ने कुछ किया? हाँ किया ना, इग्नोर लाइक अ बॉस। कहते हैं एक लोकतांत्रिक देश में अपनी सरकार चुनने के वक्त आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ उस देश का नागरिक होना होता है। उस वोटिंग मशीन को आपकी जाति, धर्म, लिंग के साइज किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसे दिखता है तो बस एक वोटर जो वोट देने के लिए आया है, चाहे वो देश का PM हो या एक चाय वाला। और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, आपका भरोसा भी है। आपको पता है ये जो मशीन है ये चुनाव आयोग की है, और जो चुनाव आयोग है वो कुछ भी हो पर मेरे वोट का मान रखेगा। वो अपनी आन बान शान सब लुटा देगा पर मेरे उस एक वोट की इज्जत बनाए रखेगा। अब अगर उसी एक भरोसे का भांग बोरा हो जाए तो क्यों ही कहें हम कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। अब तुम्हारी बारी देने की अपना ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी।